नमस्कार दोस्तों। राजस्थान समसामयिक सीरीज की कक्षा 2 में आप सभी का स्वागत है। मैंने पहली जो कक्षा थी वो 16 मार्च को ली थी और 16 मार्च की जो पहली कक्षा थी उसमें फरवरी की पूरी समसामयिक पढ़ ली थी। जनवरी 2025 की। ठीक है, आप उस कक्षा को देख सकते हैं जिसकी पीपीटी मैंने मेरे नाम से ही जो टेलीग्राम है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, लाख से अधिक सब्सक्राइबर है उस पर, तो आपको पता चल जाएगा क्योंकि मेरे नाम से बहुत सारी आईडी बनाई हुई है तो उसमें आपको आइडिया लग जाएगा। पिछली क्लास की पीपीटी भी शेयर है और इस क्लास की पीपीटी भी वहाँ पे शेयर हो जाएगी, ये जो मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ। आज 23 मार्च है और आज की जो कक्षा है इसमें मैं कवर कर रहा हूँ फरवरी 2025 को। ठीक है, कंप्लीट राजस्थान समसामयिक है ये और इसमें सूजस न्यूज़पेपर की और विभिन्न सारी जो खबरें हैं गवर्नमेंट वेबसाइट से वो सारी इसमें हमने संकलित की हैं और तकरीबन 70 से 80 खबरें हैं जो फरवरी महीने की महत्वपूर्ण खबरें सारी हमने कवर की हैं। अगली जो क्लास होगी वो होगी 30 मार्च को। हर संडे को मैं क्लास लेने की कोशिश कर रहा हूं और मेरा प्रयास ये है कि जनवरी 2026 तक कंप्लीट ये सीरीज चलती रहेगी। आप इसको निरंतर पढ़ सकते हैं और 30 मार्च का जो होगा उसमें मार्च 2025 को देखेंगे और उसके बाद अगली क्लास होगी आपके 7 अप्रैल को और 7 अप्रैल को हम आपके खेल खिलाड़ी और सरकार की जो योजनाएं हैं उन सब के ऊपर एक अलग से क्लास लेंगे और उसके बाद में आगे क्या होगा अगली क्लास मैं 7 अप्रैल को बता दूंगा कि उसके बाद की क्लास किस तारीख को ली जाएगी। मेरा प्लान ये था, मैंने आपको पहले भी बताया था कि 23 कक्षाओं के अंदर 23 कक्षाएं लूंगा जनवरी 26 तक और उसमें सारा 25 का करंट कवर हो जाएगा जो कि आपको अध्यापक, वरिष्ठ अध्यापक, लेक्चरर, स्कूल लेक्चरर में भी, प्रोफेसर में भी और भी राजस्थान की जितनी भी परीक्षाएं जहां जहां राजस्थान का करंट अफेयर्स पूछा जाता है उन सब में ये चीज़ें कवर की जाएगी। ठीक है, आप पिछली कक्षा में जितने भी आपके सजेशंस आए थे मैंने कहा था कि जो कोई आपको जेन्युइन सजेशन लगे तो आप डेफिनेटली लिखना, हम अगली क्लास में उन बातों पर एक प्रकार से अमल करेंगे और चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो उन सजेशंस को ध्यान में रखते हुए इस कक्षा में कुछ और हमने चेंजेस किए हैं और उसके बाद इस क्लास को बनाया है। हम बात को शुरू कर रहे हैं राजस्थान करंट अफेयर्स फरवरी 2025 का पूरा करंट अफेयर्स है ये। ठीक है, पिछली कक्षा में हमने जनवरी का जो करंट पढ़ाया था उसमें ये आपके जो योजना थी मुख्यमंत्री जननी सुरक्षा योजना, बाद में उसका नाम बदल दिया गया, लाडो योजना कर दिया गया। ठीक है, तो लाडो योजना की जो प्रोत्साहन राशि थी वो पिछली कक्षा में हमने बताई थी आपके 1 लाख रुपए। ठीक है, तो अब इसमें थोड़ा सा संशोधन कर दिया है। कब किया है? महिला दिवस 8 मार्च के दिन। कई बच्चों के कमेंट में मैसेज था कि सर इसकी राशि जो है अब 1.5 लाख रुपए कर दी गई है 7 किस्तों में। तो वो ठीक बात है, आपने मुझे करेक्ट किया, मुझे ठीक लगा, मगर वो मेरी गलती भी नहीं थी क्योंकि वो आपके आपको ही पता है कि जनवरी का पूरा उसमें डिटेल था तो जनवरी तक वही घटना थी, आगे मैं वैसे उसको ठीक करवा देता। तो लाडो योजना में ये थोड़ा सा करेक्शन आप कर लेना, जो पिछली कक्षा में मैंने पढ़ाया था उसमें आप थोड़ा सा करेक्ट करके लिख लेना कि पूर्व में 1 लाख रुपए थी और अब बढ़ा के 1.5 लाख रुपए कर दी गई है, 7 किस्तें, ये पूरी पूरी भास्कर की खबर है ये। ठीक है, ये थोड़ा सा करेक्शन करना, अपडेट करना है आपको। ठीक है, अब हम फरवरी 25 की पहली खबर से शुरू कर रहे हैं। मैं आपको यही कहूँगा कि आप इसके शॉर्ट नोट्स बना देना, अपने रजिस्टर मेंटेन करो ताकि परीक्षा से पहले उस रजिस्टर को वापस पढ़ लेना तो आपका राजस्थान करंट अफेयर बढ़िया हो जाएगा और मुझे पूरा भरोसा है 70-80% आप आराम से मार्क्स इसमें लेके आ जाओगे। कई बच्चों का प्रश्न ये था कि सर इसके साथ में कोई और करंट की मैगजीन भी पढ़नी पड़ेगी क्या? तो आप पढ़ते हो तो अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप एक रजिस्टर मेंटेन करते हैं अपनी कक्षा का तो 23 कक्षाएं कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बाकी दिनों में भी अगर आप एक क्रोनोलॉजी है या मूमल है या कोई एक आदि राजस्थान की पुस्तक करंट की लाते हैं और उसको अगर डेली या तीसरे चौथे दिन आधा घंटा पौना घंटा देखते हैं और उसमें कोई नई खबर मिलती है जो हमने कवर नहीं की है
तो आप अपने रजिस्टर में उसको नोट करके डाल दो। जितना शॉर्ट में लिखोगे उतना बढ़िया रहेगा। तो लास्ट में क्या होता है कि करंट की टेंशन नहीं रहती, ठीक है। और करंट की टेंशन नहीं रहने से कॉन्फिडेंस आता है, हम हमारा समय किसी और सब्जेक्ट पे भी आराम से लगा सकते हैं। करंट में ठीक पढ़ा हुआ होता है तो आप पूरे सवाल सही कर सकते हैं। करंट पूर्व ज्ञान पे नहीं होता, करंट के लिए आपको कंप्लीट अपडेट रहना होता है, ठीक है। इसलिए मैंने ये सीरीज शुरू करी, क्योंकि राजस्थान करंट अफेयर्स के एक अच्छा मटेरियल मार्केट में है नहीं, और बहुत सारे बच्चों को मैं बच्चे पूछते हैं मुझे, तो मैंने सोचा इसको अपन स्टार्ट कर देते हैं। और आपका रिस्पॉन्स बड़ा शानदार रहा पहली कक्षा से ही, तो मैं इसको कंटिन्यू रखूंगा आगे, क्योंकि आपका रिस्पॉन्स ही तय करता है कि एक टीचर के मोटिवेशन को बनाए रखने के लिए, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली खबर ये है कि 4 फरवरी 2025 को, ठीक है, तो थोड़ा सा हम इसको लेके चलेंगे साथ में। 4 फरवरी 2025 को मैं जो बातें अंडरलाइन करूं वो बातें आप अपनी नोटबुक में भी ऐड कर सकते हो, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण बातें होंगी, ठीक है। सरकार ने 4 नई पॉलिसी लाने की घोषणा करी। ये 4 पॉलिसी सरकार ने कहा कि हम लेके आएंगे। ये 4 पॉलिसी है क्या? देखिए, लॉजिस्टिक पॉलिसी क्या होती है? लॉजिस्टिक का मतलब होता है जैसे आपका खेत है और उस खेत में जो भी मटेरियल होता है उसको मार्केट तक लाने की पूरी सुविधा है, जिसमें आपके जैसे ट्रांसपोर्टेशन है, कोल्ड स्टोरेज है, सारी ऐसी चेन बनाना ताकि आपका जो सामग्री उत्पादन हुआ है वो बिना किसी नुकसान के, बिना किसी नष्ट हुए त्वरित रूप से मार्केट तक पहुंचे और आपको उसका उचित दाम मिले। तो उसके लिए लॉजिस्टिक पॉलिसी लाई गई। एक टेक्सटाइल और अपीरल पॉलिसी, अपीरल का मतलब होता है रेडीमेड कपड़े, और ये कपड़ों की पॉलिसी है, क्योंकि राजस्थान में कपड़े की संभावनाएं बहुत अधिक है। यहाँ पे आपके कपड़े की इंडस्ट्री भी बहुत बढ़िया है, जोधपुर हो चाहे भीलवाड़ा हो, सब जगह पे। तीसरी, युवा नीति, जो राजस्थान का यूथ है उसको और स्किल्ड करना और रोजगार योग्य बनाना, उस हेतु। और एक डेटा सेंटर पॉलिसी। डेटा सेंटर का मतलब होता है आजकल डेटा कलेक्ट करना और उसको बनाए रखने के लिए, हार्ड क्षेत्र बनाए रखने के लिए एक सेंटर बनाना, तो उसकी एक पॉलिसी। ये चारों क्यों किया गया है? ये चारों के चारों राजस्थान के अंदर एक उद्योगों का माहौल बनाने के लिए, विदेशी निवेशकों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, राइजिंग राजस्थान जैसे जो कार्यक्रम होते हैं उसमें हम इन्वेस्टर्स के सामने बात रखते हैं कि हमने ये पॉलिसीज लाई है, तो इन्वेस्टर्स भी अच्छे से इन्वेस्ट करते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आपके। तो राजस्थान में निवेश का माहौल बनाने के लिए, किसका? निवेश का माहौल बनाने के लिए ये 4 नीतियां जो है वो लाई गई। अब इन 4 नीतियों के बारे में हम थोड़ा थोड़ा देखते हैं आगे की स्लाइड में, ठीक है। ये चीजें जरूरी होती है, इनके बिना इन्वेस्टर्स नहीं आते। बाहर से अगर इन्वेस्टर्स नहीं आते हैं तो विकास अवरुद्ध सा होता है, और बाहर से जब इन्वेस्टर्स आते हैं तो यहाँ इंडस्ट्री स्थापित करते हैं। इंडस्ट्री स्थापित करते हैं तो हमारे लोगों को रोजगार मिलता है, साथ साथ में वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी होता है। इसके साथ साथ में इंडस्ट्री से वहाँ पे आपके राज्य सरकार की इनकम के अंदर भी वृद्धि होती है, साथ में CSR का हमें फंड भी प्राप्त होता है। तो उद्योग एक प्रकार से विकास के इंजन होते हैं, और उद्योग तभी स्थापित होंगे जब इन्वेस्टर्स राजस्थान में दिलचस्पी दिखाएंगे, और राजस्थान में इन्वेस्टर्स दिलचस्पी तब दिखाएंगे जब यहाँ पर उद्योगों को, निवेशकों के लिए उनके फेवर का माहौल होगा। और ये माहौल कब बनेगा? जब गवर्नमेंट उनके हितों के अनुकूल पॉलिसी बनाएगी। तो ये सारी पॉलिसीज उस हिसाब से हैं जिससे कि राजस्थान में इंडस्ट्री डेवलपमेंट हो सके, जिससे कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था एक प्रकार से गति कर सके। तो इन पॉलिसीज के बारे में अगर अपन और बात करें तो ये उस दिन की सूजस की न्यूज़ थी, जिसमें लिखा गया कि राजस्थान के अंदर औद्योगिक और आर्थिक विकास के लिए 3 नई नीतियों का अनुमोदन किया गया, ठीक है। ये आपको अभी नहीं दिखेगा, आप PPT जूम करके बाद में देखोगे तो आपको दिख जाएगा। ये बातें हैं, यही है, इसको मैंने अलग से PPT में ले लिया है, ठीक है, क्योंकि ये न्यूज़ है, ये आप बाद में मैं टेलीग्राम पे जब ये स्लाइड डालूंगा तो उसको आप आराम से पूरी न्यूज़ को पढ़ सकते हैं। लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण बातें थी वो मैंने अलग से ले ली है ताकि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। तो पहली जो पॉलिसी वो राजस्थान लॉजिस्टिक नीति 2025, 4 पॉलिसी पे हम बात करेंगे। ये मंजूर कब की है? 5 फरवरी 2025 को मंजूर की गई है। और इसके अंतर्गत है क्या? देखो, इसमें सीधा सा बिंदु है कि औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देने के साथ साथ में निर्बाध कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक लागत को कम करना, मतलब खेत से सामान या उद्योग से सामान मार्केट तक है वो कम लागत में और निर्बाध रूप से पहुंच सके, इस हेतु ये नीति लाई गई है।
क्या किया जाएगा इसके अंदर? इसमें वेयर हाउस बनाए जाएंगे, बड़े बड़े स्टोर बनाए जाएंगे और कोल्ड स्टोरेज बनाए जाएंगे, कंटेनर फ्रेट स्टेशन बनाया जाएगा ताकि सामान को आराम से ले जाया जा सके, एयर स्टेशन बनाए जाएंगे, कार्गो स्टेशन बनाए जाएंगे। ये सारा काम इसलिए किया जाएगा ताकि जो भी रॉ मटेरियल है, जो भी औद्योगिक उत्पादन है, वो आपके उत्पादक स्थान से लेकर और मार्केट तक त्वरित रूप से और बिना किसी अतिरिक्त लागत के पहुंच सके, क्योंकि अगर बीच में लागतें अधिक लगती है तो उत्पाद महंगा हो जाता है और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो चीजें खराब हो जाती है और लॉस हो जाता है उद्योगपतियों को, किसानों को, सबको। इस हेतु रिको क्या करेगा, आगामी क्षेत्रों में अधिकतम 10 एकड़ अथवा 10% आवंटन जो है वो इनको देगा। रिको जो जमीन देगा वो रिको क्या करेगा, 10% जमीन इनको देगा। तो ये लोग इस जमीन पे क्या करेंगे, ये लोग इस जमीन पे ये वेयर हाउस वगैरह, कोल्ड स्टोरेज वगैरह बनाएंगे, जिससे क्या होगा, जिससे राजस्थान लॉजिस्टिक जो स्थिति है उसमें आपके एक प्रकार से सुधार होगा। ठीक है, तो एक ये पॉलिसी है। दूसरी पॉलिसी है टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी। हर देश का, हर स्टेट का एक मोटो रहता है। मोटो ये रहता है कि उसके देश में, उसके राज्य में जिस वस्तु का उत्पादन की संभावनाएं अधिक होती है, अगर उस पर काम किया जाए तो उसको बाद दूसरे राज्यों में बेचकर हम इनकम अर्जित कर सकते हैं। अब राजस्थान में जो अपॉर्चुनिटी है, जो राजस्थान में पोटेंशियल है, वो आपके कपड़े के इंडस्ट्री का बहुत है। सूत भी बहुत है यहाँ पे, पशुपालन है तो सूती वस्त्र भी, ऊनी वस्त्र भी हो जाते हैं, सूती वस्त्र भी हो जाते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे कपड़े का खूब सारा मार्केट है। इस वजह से टेक्सटाइल और अपैरल पॉलिसी लाया गया ताकि राजस्थान को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जा सके, वैश्विक विनिर्मित क्षेत्र बनाया जा सके और हम इस कपड़े को, अपैरल का मतलब होता है एक प्रकार से रेडीमेड कपड़ा, इसको आपके दूसरे देशों में भी सप्लाई कर सके। तो इस हेतु ये है पॉलिसी लाई गई है। ठीक है, क्लियर बात है इसमें। तो 2025 की पॉलिसी का मेन उद्देश्य यही है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें आपके होगा क्या इसमें फिर रोजगार सृजन वगैरह ये सारी चीजें होती है, इनको लिखने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। इसमें 10 वर्ष तक 80 करोड़ रुपए का एसेट क्रिएशन होगा। एसेट का मतलब होता है परिसंपत्तियों का निर्माण। आगामी 10 वर्षों में इनका टारगेट ये है कि 80 करोड़ रुपए की नई परिसंपत्तियां हम बनाएंगे ताकि राज्य को वैश्विक स्तर पर कपड़ा उत्पादन में हम अग्रणी रूप से खड़ा कर सकें। इस नीति की वजह से प्रदेश के अंदर वस्त्र उत्पादक लाभान्वित होंगे। लगभग 40,000 करोड़ रुपए जो है वो इसमें निवेश से रोजगार के अवसर सृजित होंगे और निर्यात किए जाएंगे। तो कुल मिला के बात ये है कि इसमें आपको ये 3-4 बिंदु ध्यान रखने हैं कि गवर्नमेंट क्या प्रयास कर रही है कि देश, राज्य को कपड़ा क्षेत्र में आपके अग्रणी खड़ा करना है विश्व स्तर पर। इस हेतु ये नीति लाई गई। ठीक है, आगे तीसरा है राजस्थान युवा नीति 2025। इसकी घोषणा होती है आपके फरवरी 4 तारीख 2025 को इसकी घोषणा की गई। और युवाओं को शिक्षा देना, साथ में स्किल देना, कौशल देना, क्योंकि बिना स्किल आज के युग में आप अच्छी जॉब नहीं ले सकते। आप दिहाड़ी कर सकते हो, कमठे का काम कर सकते हो, आप वो ठेला लगा सकते हो, चाय की होटल लगा सकते हो, मगर अगर आपको अच्छा कार्य करना है, इंडस्ट्री में घुसना है, तो एआई के इस युग में बिना स्किल के आपको कोई जॉब नहीं देगा। तो अब युवाओं की इतनी पॉपुलेशन होने के बावजूद भी अगर आपके पास में जॉब नहीं है तो फिर ऐसी इस युवा आबादी का हम फायदा नहीं ले पा रहे। इस हेतु सरकार ने युवा नीति लाई, जिसमें क्या होगा कि युवाओं को शिक्षा, कौशल, स्वास्थ्य, रोजगार, उद्यमिता व अधिकारों तक उनकी पहुंच बनाना है। इससे पहले युवा नीति 2013 में थी, उसको रिप्लेस किया जाएगा, क्योंकि समय समय के साथ डिमांड बढ़ जाती है, मार्केट की डिमांड बढ़ जाती है और इस वजह से क्या होता है कि समय समय पर इन चीज़ों में संशोधन करना जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो इसमें फिर आपके कई जगह पे प्लेटफॉर्म दिए जाएंगे, लोगों को अवसर दिए जाएंगे। इसकी न्यूज़ भी बनी थी पूरी की पूरी, और इसमें यही न्यूज़ बनी थी कि आपके ये जो पॉइंट था कि नई युवा नीति आएगी जो कि आपके 2013 की नीति को रिप्लेस करेगी। ठीक है, और इसमें कुछ नहीं था, तो ये पॉइंट था। तो ये सूजस की 5 फरवरी की न्यूज़ है जो हमें काम दे सकती है, इस वजह से मैंने इसको पीपीटी में डाल दिया। ठीक है, आगे देखो, उसके साथ में ये न्यूज़ भी बनी थी। ठीक है, तो इसमें एक नई नीति की बात की गई है जिसको हमने नाम दिया राजस्थान रोजगार नीति। क्या नाम दिया? राजस्थान रोजगार नीति।
आपको नोट्स कैसे बनाने, मैं एक आपको परफॉर्मा बता देता हूँ। जैसे ये एक खबर है, आपने इसको लिख लिया, ऐसे हेडिंग दे दी, फिर इसको स्टार करके छोटे छोटे पॉइंट इसमें डाल दो। ठीक है, जैसे रोजगार नीति में क्या है, रोजगार नीति में निजी क्षेत्र में 1.5 लाख और सरकारी क्षेत्र में 1.25 लाख की नौकरियां देना। तो ये पॉइंट इतना काम का नहीं है। दूसरा क्या है, विवेकानंद रोजगार सहायता कोष बनाना, 500 करोड़ का ये कोष है, विवेकानंद रोजगार सहायता कोष बनाना। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको शॉर्ट में एक न्यूज को आप लिख लीजिए, कोष का निर्माण करना। और इस कोष की स्थिति क्या है, इस कोष में 500 करोड़ रुपए होंगे। कितने, ये नीति कब की है, 2025 लिख लो पीछे। कोष होगा कितने का, 500 करोड़ का कोष होगा, और इस कोष के जरिए आपके रोजगार सृजन किया जाएगा और युवाओं को रोजगार देने में सहायता की जाएगी। इसके साथ साथ इसमें और क्या क्या है, विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना भी है, और विश्वकर्मा इंस्टीट्यूट भी कोटा में खोला गया है। तो ये विश्वकर्मा कौशल संस्थान खोला गया, विश्वकर्मा। इस तरह से आप है वो नोट्स बना दो अपनी कॉपी के अंदर। तो बहुत ज़्यादा नहीं लिखना इसमें, बिल्कुल बेसिक जो बातें हैं वो सारी इसमें लिखते रहो, और एक बढ़िया सी एक हेडिंग से बन जाती है, एक आधे पेज में अच्छी खबर बन जाती है। ठीक है, तो विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना। कई बच्चों का ये भी था कि इसमें सर नोट्स कैसे बनाएं, तो मैं आपको ये भी सिखा देता हूं। योजना इसका भाग है। अब कई बार क्या होता है, आपको उसमें कुछ डिटेल से जानना होता है, जैसे आप चाहते हो कि मैं इसमें और थोड़ा जाऊं, तो उसको गूगल पे डाल दोगे तो आपको 4 बातें और मिल जाती है। वो इसके नीचे ऐसे करके आप उसको ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स में और भी लिख सकते हो उसमें। ठीक है, अच्छा अब आगे क्या है, और ये 2-3 बातें इसमें महत्वपूर्ण थी। तो राजस्थान रोजगार नीति के बारे में थोड़ा सा आप लिख लेना। चौथी नीति है डेटा सेंटर पॉलिसी। तो मैंने कहा 5 फरवरी को 4 नीतियों की घोषणा की थी, उसमें से चौथी नीति ये। डेटा सेंटर क्या होता है, बेसिकली मैं आपको एक बात बताऊं कि जैसे आप कोई भी सोशल मीडिया ऐप यूज करते हैं, आप यूट्यूब यूज करते हैं, इसमें डेटा जितना भी होता है ना, आपका डेटा iCloud वगैरह, ये कहीं ना कहीं संग्रहित रहता है, और इस हेतु डेटा सेंटर बनाए जाते हैं बड़े बड़े। वहाँ पे मेमोरी स्थल होते हैं, वहाँ पे हार्ड डिस्क होती है। अभी तो अपने पास छोटी डिस्क होती है, वैसे के वैसे इनके पास में बड़े डेटा सेंटर होते हैं। डेटा सेंटर में आपके डेटा संग्रहित किया जाता है। ठीक है, एप्पल का डेटा सेंटर है, माइक्रोसॉफ्ट का है, गूगल का है, सबके अपने अपने डेटा सेंटर बने हुए हैं। तो सूचना प्रौद्योगिकी और तकनीकी के बढ़ते प्रभावों को ध्यान में रखते हुए राजस्थान में निजी क्षेत्र में डेटा सेंटर की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए ये डेटा सेंटर बनाया गया है। ठीक है, और विश्व स्तरीय डेटा सेंटर बनाया जाएगा। इसमें लगभग 100 करोड़ से अधिक का इन्वेस्टमेंट करने का प्लान है। ठीक है, इसको सरकार ने स्टाम्प ड्यूटी से फ्री किया है। कोई भी निजी क्षेत्र आके यहाँ काम करेगा तो उससे स्टाम्प शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसके साथ साथ आपके इससे और राज्य के अंदर आपके ये विश्वसनीयता, दक्षता वगैरह ये सब बढ़ेगी। और डेटा सेंटर को प्रोत्साहित करने के लिए अगले 10 वर्षों तक 10 से 20 करोड़ रुपए प्रति वर्ष गवर्नमेंट इनको बोनस वगैरह देगी। कहाँ देगी, चाहे आपके एसेट क्रिएशन में। एसेट क्रिएशन का मतलब क्या होता है, परिसंपत्तियों का निर्माण, जैसे आपके बिल्डिंग बनाना, सड़कें बनाना, भवन बनाना, बाउंड्री बनाना, एयरपोर्ट बनाना, ये सारे एसेट क्रिएशन है। इसमें सरकार हेल्प करेगी। सनराइज इंसेंटिव, सनराइज क्या होता है, जब भी कोई आपकी फैक्ट्री खुलती है तो उसके आसपास कई छोटी इंडस्ट्री और डेवलप होती है, उनको भी सरकार फायदा देगी। ब्याज अनुदान, सरकार क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री जब ओपन होती है तो बैंक से लोन लेती है, तो उनको कई बार है वो लोन के बदले ब्याज जो दिया जाता है उससे सरकार उनको फ्री करेगी। बैंकिंग, ट्रांसमिशन, व्हीलिंग शुल्क है। इसके अलावा भूमि से संबंधित जितने भी है, सरकार यहाँ पे इनको है वो फायदा देगी, ताकि कोई निजी क्षेत्र यहाँ पे आके डेटा सेंटर स्थापित करें। ठीक है, तो ये आगामी 5 वर्षों में लगभग 20,000 करोड़ रुपए के निवेश की सरकार ने यहाँ पे योजना बनाई है। तो ये एक बहुत शानदार पॉलिसी है, डेटा सेंटर पॉलिसी। अब इसका एक प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नीतियां राज्य सरकार ने हाल ही में जारी करी है या कौन सी नहीं करी है, तो ये चारों आप नाम याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कोचिंग वालों ने अपना काम कर लिया, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट दे दिया। कोई नहीं, मैं बता देता हूँ। ये वरिष्ठ अध्यापक की टेस्ट सीरीज है,
सामाजिक की और फर्स्ट पेपर दोनों की, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही है। पहला टेस्ट 23 मार्च से है और ये फ़ोन नंबर है, आप इस पर भी सूचना ले सकते हैं। इसकी सक्सेस पॉइंट पे है। ऑफलाइन सेंटर भी बाड़मेर, जयपुर, जोधपुर, सूरतगढ़, कोटा में बनाए गए हैं और 20 टेस्ट है टोटल। ठीक है, आप उसको एक बार देख सकते हो। ये तो एक पार्ट है, संस्थाओं का पार्ट है और इसको आप स्वीकार करिए। उसके बाद में अगला जो खबर है वो है कि राजस्थान वन डिस्ट्रिक्ट वन डेस्टिनेशन योजना। वो क्या रहा है कि आजकल जितने भी पर्यटक है वो बड़े जिलों की ओर जा रहे हैं, छोटे जिलों का पर्यटन सिमटता जा रहा है। तो इसको ठीक करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, वन डिस्ट्रिक्ट वन डेस्टिनेशन योजना बनाई है। मतलब हर एक छोटे जिले का, और छोटे जिले और कुछ बड़े जिलों के भी नाम है, उनके नाम और उनमें एक आधा बढ़िया डेस्टिनेशन चुना है ताकि वो वर्ल्ड मैप पे आ जाए तो दुनिया भर के पर्यटक वहां जा सकते हैं। तो राजस्थान में पर्यटन बड़े जिलों तक सिमट कर न रह जाए, अतः पर्यटन विभाग अब छोटे जिलों को अनदेखे पर्यटन स्थलों पर भी क्या कर रहा है, फोकस कर रहा है। और इस हेतु इन्होंने क्या किया है, इन्होंने विभिन्न सारे क्षेत्रों में पर्यटन स्थल चुने हैं। जैसे झुंझुनू में लोहागढ़ को चुना है, जैसे इन्होंने आपके बूंदी में रामगढ़ टाइगर रिजर्व को चुना है, चित्तौड़ के किले को चुना है, इन्होंने आपके श्रीनाथ जी का मंदिर राजसमंद को चुना है, प्रतापगढ़ के सीता माता अभ्यारण्य को चुना है, बांसवाड़ा के त्रिपुरा सुंदरी को चुना है ना। इस तरह से बेणेश्वर धाम को डूंगरपुर से चुना है, जयसमंद झील रणकपुर मेहरानगढ़ और सलूम्बर से जयसमंद झील को चुना है। छोला फतेह सागर उदयपुर से चुने गए हैं, रणकपुर पाली, मेहरानगढ़ जोधपुर और आपके खाटू श्याम जीर्ण माता और भैरव मंदिर है वो सीकर। इस तरह से इनको क्या वन डेस्टिनेशन वन डिस्ट्रिक्ट योजना में चुना गया है। इसके दो टाइप के प्रश्न आ सकते हैं। पहला और सबसे बढ़िया प्रश्न इसका ये आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन स्थल वन डिस्ट्रिक्ट वन डेस्टिनेशन का हिस्सा है, तो उसमें आपको ये सारे नाम याद रखने हैं। ठीक है, तो ये खबर आप लिख लेना बढ़िया तरीके से। आगे बढ़ते हैं। अभी मध्य पश्चिमी और उत्तरी क्षेत्र के संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन आयोजित हुआ। ये साल का दूसरा सम्मेलन है। इससे पहले ये सम्मेलन आपके कहाँ पे आयोजित हुआ, मैसूर के अंदर हुआ था। तो ये दूसरा आयोजन है। इससे पहले मैसूर में सम्मेलन हुआ और मैसूर के अंदर जो सम्मेलन हुआ उसमें ये हुआ था जनवरी में, और अभी दूसरा सम्मेलन जयपुर के अंदर 17 फरवरी को हुआ था। इसमें मुख्यमंत्री ने भाग लिया था और हिंदी भाषा के महत्व पर बल दिया गया। अब इसका प्रश्न कैसे आता है परीक्षा में, इसका सिंपल सा प्रश्न आता है कि मध्य पश्चिमी और उत्तरी क्षेत्र के संयुक्त राजभाषा सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया, तो जयपुर में किया गया, फरवरी 2025 में किया गया था। कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो संस्कृति के क्षेत्र में दिया जाता है, ये दो लोगों को देता कौन है, तब आपको ये ध्यान रखना है कि इसको जो है ये पुरस्कार पश्चिमी क्षेत्रीय संस्कृति कार्यक्रम उदयपुर के द्वारा दिया जाता है। एक तो आपको ये बात याद रखनी है, और ये किस हेतु दिया जाता है, ये साहित्यकारों और कलाकारों को दिया जाता है। इसमें दो लोगों को दिया गया इस बार। एक गणपत सखाराम मस्के को दिया, महाराष्ट्र के हैं, जिनका संबंध है कठपुतली और चित्रकला। और दूसरा डॉक्टर रूप सिंह शेखावत को दिया गया, जो कि जयपुर से हैं और भवाई कला से संबंधित हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इसको है वो शॉर्ट में लिख लेना। ये पहले पुरस्कार का नाम लिख लो, फिर जैसे ये नाम लिख लिया, फिर इसको क्या करना है, कौन देता है ऐसे लिख लो, फिर लिखो इसमें कि 2024 का किसको दिया गया। बस इतनी सी बात ही लिखनी होती है और इसके अलावा बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। दो नाम याद होते हैं तो भी बहुत बड़ी बात है। जल ग्रहण यात्रा का राज्य स्तरीय कार्यक्रम। आपको पता है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 चल रही है। कौन सी? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 चल रही है और इसका एक हिस्सा है जल ग्रहण यात्रा। जल ग्रहण कैचमेंट एरिया होता है, मतलब जो जल के क्षेत्र हैं, कोई तालाब है, कोई कुआं है, उसके आसपास जो जल जहां से एकत्रित होके वहां पे आता है उसको कैचमेंट एरिया कहते हैं। उनका विकास होना बहुत जरूरी है। अगर जल ग्रहण क्षेत्र अच्छे होंगे तो आपके वहां पे वाटर स्टोरेज भी बढ़िया तरीके से हो सकता है। तो इसकी यात्रा राजस्थान में 12 में एक प्रकार से ये सम्मेलन हुआ, यात्रा का कार्यक्रम हुआ।
फरवरी 5, 2025 को। 3 बातें आपको इसमें ध्यान रखनी है। और फिर कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हमने और डाल दिए हैं कि 2021-22 से मार्च 26 तक के लिए राज्य में 149 परियोजनाएं 7.5 लाख हेक्टेयर के लिए स्वीकृत कर दी गई है और जिनकी लागत लगभग 1858 करोड़ रुपए है। ये सारी जल ग्रहण की योजनाएं हैं, ठीक है। और इसके हेतु इसमें क्या किया जाता है, इसमें जनता को जानकारियां दी जाती है, जनता को इसके जो लाभ होते हैं, बेनिफिट्स होते हैं, उसके बारे में बताया जाता है। और यह यात्रा राज्य में 2 रथों के द्वारा पृथक पृथक भागों में 27 जिलों की 107 परियोजनाओं और यहाँ पर है वो की जाएगी, ठीक है। तो ये 12 का थोड़ा ध्यान रख लेना। अखिल भारतीय सम्मेलन किसका? जल मंत्रियों का। और इसकी मेन थीम वाटर विजन 2047, ठीक है। तो ये आयोजन कहाँ पे किया गया? उदयपुर में आयोजन किया गया और अवधि 18-19 फरवरी 2025 को। इसका मेन टारगेट है आपके वाटर विजन 2047 और ये सम्मेलन उदयपुर में किया गया। ये दूसरा अखिल भारतीय वाटर विजन सम्मेलन है, इससे पहले भी एक हो रखा है, ठीक है। इसमें मेन चीज जो है वो ये है कि 2047 में भारत के अंदर ही नहीं बल्कि मतलब राजस्थान के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे भारत में एक प्रकार से जो पेयजल है उसकी उपलब्धता सुनिश्चित की जाए और जल का संरक्षण किया जाए। तो जल मंत्रियों का ये सम्मेलन था, उदयपुर में आयोजित किया गया, ठीक है। इसको आप लिखोगे तो ये मुश्किल से 4 लाइन होती है, एक पेज में 3-3 खबरें आराम से इसमें आप लिख पाओगे। तो 10-12 पेज में ही हो जाता है ये सब। इसकी ये न्यूज़ भी बनी थी सूजस के अंदर कि मुख्यमंत्री ने जल मंत्री सम्मेलन के प्रतिभागियों के सम्मान में रात्रि भोज दिया, ठीक है। ये 18-19 फरवरी को आयोजित हुआ है और कहाँ पे हुआ है? उदयपुर में। इसकी बात हमने पीछे कर ली है। और इस समय मेन टारगेट क्या था? वाटर विजन 2047, ठीक है। आगे बढ़े। इंटरनेशनल हाइड्रोजन कॉन्क्लेव ये जयपुर में आयोजित हुआ। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि आयोजन कहाँ पे हुआ? जयपुर में 10-11 फरवरी 2025 को। चूंकि इंटरनेशनल सम्मेलन है तो थोड़ा सा कई बार पूछ भी लिया जाता है। और देश में हाइड्रोजन ऊर्जा के शोध और नवाचार को बढ़ावा मिलना। आजकल आपको पता है कि कारें जो चल रही है, गाड़ियां जो चल रही हैं, वो सारी पेट्रोल, डीजल और फिर गैस की आ गई। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल आ गए। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में गाड़ी चार्ज करो 500 किलोमीटर तक चली जाती है। काफ़ी ताकतवर इंजन भी होता है इसका। हालांकि अभी हर जगह इलेक्ट्रॉनिक प्लग उपलब्ध नहीं है, थोड़े से कॉस्टिंग भी हाई है, इसलिए चल नहीं रहा है, कम चल रहा है। लेकिन ये बहुत ही ग्राफ बढ़ता जाएगा। अब इसके साथ साथ में हाइड्रोजन ईंधन पे भी बात की जा रही है, जो पर्यावरण के काफ़ी अनुकूल है, सस्ता भी पड़ेगा, प्रदूषण भी नहीं होगा और बड़े आराम से चीज़ें चलेगी। इस हेतु ये कॉन्क्लेव आयोजित किया गया था। ये राष्ट्रीय आपराधिक विज्ञान विश्वविद्यालय, नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का ऑफ कैंपस। देखो कैंपस 2 टाइप के होते हैं, एक मेन कैंपस होता है, एक ऑफ कैंपस होता है। मेन कैंपस वो होता है जो मेन यूनिवर्सिटी है, ऑफ कैंपस मेन यूनिवर्सिटी से अलग होता है। अब इस जो नेशनल फोरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय है, इसका मेन कैंपस गांधीनगर में है, गुजरात के अंदर। मुख्य कैंपस कहाँ है? गुजरात में। मैंने लिखा भी है नीचे यहाँ पे, मेन कैंपस गुजरात में है और ऑफ कैंपस कहाँ खोला है अभी? वो है आपके जयपुर में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है। और इसके साथ साथ राजस्थान सहित 9 और राज्यों में भी खोला जाएगा, मगर राजस्थान में कहाँ पे है? जयपुर में। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये फॉरेंसिक साइंस है, आपको पता है कि इसका बड़ा महत्व है फॉरेंसिक साइंस का। बड़े बड़े अपराध वगैरह होते हैं तो फॉरेंसिक साइंस का उपयोग किया जाता है। तो फॉरेंसिक साइंस का ऑफ कैंपस यहाँ पे बनाया जाएगा और ये भारत का एक प्रकार से फॉरेंसिक साइंस को समर्पित एकमात्र विश्वविद्यालय है। तो थोड़ा सा ये प्रश्न हमारे लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। उसके बाद में है मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। ये पहले मुख्यमंत्री जो चिरंजीवी योजना चलती थी, अब उसका ही ये नाम है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना जो थी, स्वास्थ्य योजना, उसका बदला नाम है
और कुछ नहीं है। और आपको पता है कि उसमें अब आपको 25 लाख का बीमा कवर दिया जाता है, बीमा कवर है। और आपको 850 रुपये का एक प्रकार से प्रीमियम भरना पड़ता है, बीमा करवाना पड़ता है। और ये प्रीमियम कुछ श्रेणियां, जैसे 2011 की जो वो NFS के जो लोग हैं, या फिर जो जन आर्थिक और सामाजिक गणना में किए गए लोग थे, उन लोगों के लिए तो ये प्रीमियम गवर्नमेंट खुद भरती है, बाकी लोगों को प्रीमियम खुद भरना पड़ता है। अब इन्होंने इसमें कुछ चेंज किया है। किया है कि प्रीमियम भुगतान के 91वें दिन से योजना का लाभ लिया जा सकेगा। जैसे आपने आज प्रीमियम भरा, प्रीमियम मतलब किस्त, आप ये सोचिए कि जो हम बीमा करवाते हैं ना, तो उसका प्रीमियम भरना पड़ता है, तो उसके बाद में हमें बीमे के बेनिफिट्स मिलते हैं। तो 850 रुपये का प्रीमियम है, तो बेनिफिट जब भी प्रीमियम भरोगे उसके 3 महीने बाद से शुरू होगा, मतलब 91वें दिन से शुरू होगा। 15 अप्रैल तक पॉलिसी नवीकरण का भुगतान करने पर 1 मई 2025 से 30 अप्रैल 2026 तक पॉलिसी आपकी जारी रहेगी। ठीक है, ये कुछ इसमें चेंज किए। बाकी मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना के बारे में आपको पता है, नहीं है तो आपने पहले पढ़ी होगी, नहीं तो फिर पढ़ लेना एक बार, लेकिन इसमें ये कुछ नया प्रावधान ऐड किया है। फिर उसके बारे में ये पूरा लिखा है कि हम क्या क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो ये एक खबर है, आप इसको पढ़ लेना। बाकी इसमें कोई महत्वपूर्ण बात थी नहीं, जो थी वो मैंने न्यूज में ले ली थी। आगे वित्तीय स्वास्थ्य संबंधी सूचकांक, आपको पता है कि जो हमारा नीति आयोग है, ये तकरीबन 8 सूचकांक जारी करता है, मुख्य सूचकांक, जिसमें वो रैंकिंग देता है। तो नीति आयोग ने वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया। देखो, वित्तीय स्वास्थ्य का क्या मतलब होता है, राज्य के आर्थिक हालात कैसे हैं, ठीक है। और इस सूचकांक में राजस्थान की जो रैंक है वो 12वीं रैंक है, और स्कोर कितना है, 28.6 का है, ठीक है। तो परफॉर्मर श्रेणी में राजस्थान को रखा है, कोई बढ़िया श्रेणी में नहीं है। और रिपोर्ट के आधार पर 2022-23 में जो शीर्ष राज्य था वो ओडिशा, और उसके बाद में छत्तीसगढ़ ठीक स्थिति में था। तो ये रिपोर्टों का ध्यान रखना, आजकल ऐसी रिपोर्ट्स परीक्षाओं में पूछी जाती है। ये तो ठीक है, मरु महोत्सव हुआ था। मरु महोत्सव हमेशा ध्यान रखना कहाँ पे आयोजित होता है, जैसलमेर में होता है, ठीक है। और यहाँ पर कई सारे लोगों को मिस्टर डेजर्ट, मिस मूमल और ये सारे पुरस्कार दिए जाते हैं। तो ये पर्यटन विभाग का है और 2025 में आयोजित हुआ। जैसलमेर के आपके जो शहर है ना, यहाँ पे आयोजित किया गया पूनम सिंह स्टेडियम में। और यहाँ पर मिस्टर डेजर्ट धीरज पुरोहित बने, और मिस मूमल कोमल सिद्ध को बनाया गया, मिसेस जैसलमेर भावना गहलोत, मिस्टर पोकरण गोपाल सिंह और मिस पोकरण अभिलाषा रणवा को बनाया गया, जो कि आपके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उसमें योजना में भी अम्बेसडर बनाई हुई है सीकर के अंदर। और साथ में वो वृक्षारोपण वगैरह के काम वगैरह, योग वगैरह, ये सारी चीज़ें जो जन कल्याण, पर्यावरण वगैरह उनके लिए प्रयासरत रहती है। तो उसको मिस पोकरण का दर्जा दिया गया। मरु महोत्सव की ये कुछ खबरें थी, ज़्यादा कुछ नहीं है। बड़ा शानदार होता है, आप भी कभी जैसलमेर आइए, देखिए मरु महोत्सव को। हम तो देख के आए, हम तो यहीं के निवासी हैं, तो फिर यहाँ पे है वो काफ़ी बढ़िया माहौल होता है उस समय मरु महोत्सव। ठंड थोड़ी थोड़ी जा रही होती है उस समय, इसका आयोजन फरवरी में होता है। इलेक्ट्रिक वाहन नीति, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी कहा था। ये ईवी है, गाड़ी को चार्ज करो और चलाओ। इनकी जो आगे नंबर की पट्टी होती है वो ग्रीन पट्टी होती है, आप देखना ग्रीन पट्टी वाली जितनी भी गाड़ियां हैं ये सारी ईवी है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है, जिसको चार्ज करो और चल जाएगी अपने आप ही, ठीक है। तो ईवी के लिए सरकार ने 200 करोड़ रुपए का फंड जारी किया है, क्योंकि वर्तमान जमाना जो है वो अब भविष्य ईवी का है, ये तय बात है। और ईवी न तो प्रदूषण करता है, ताकतवर है, पेट्रोल डीजल की आवश्यकता नहीं, खर्चा कम कर देता है। मतलब आप बाड़मेर से जयपुर जाके वापस आते हैं तो आप है वो 2-3 हज़ार रुपये में आ जाएंगे, आपको पेट्रोल डीजल की आवश्यकता ज़्यादा नहीं, उसमें खर्चा उतना, उसके जितना खर्चा वहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। आगे देखिए, ये वो न्यूज़ है जिसके बेस पे हमने बात करी है। 200 करोड़ रुपए का फंड दिया है, बाकी इस न्यूज़ में विशेष कुछ था नहीं। बस इतना ध्यान रखना, गवर्नमेंट ने ईवी पॉलिसी लाई है 2022 के अंदर, और उसमें 200 करोड़ रुपए का फंड दिया है। तो इसके साथ में ये देख लेना एक बार थोड़ा सा, बस इतना ही है इसमें, और कुछ है नहीं।
रेफरेट डाल दी। इसमें क्या है, ये लेवल फर्स्ट की टेस्ट सीरीज है, इसमें 20 टेस्ट है, 20 अप्रैल से ये शुरू है, 25 टेस्ट है सॉरी इसमें, ठीक है। बाकी वही आप वहाँ से ज़्यादा न्यूज़ ले सकते हैं। और ये बैच का दिया है, L1 का और L2 का बैच है 2 अप्रैल से। नक्शा प्रोजेक्ट क्या है, नक्शे का मतलब क्या होता है? नक्शा आपके एक प्रकार से जो खेतों का, जमीन का जो लैंड रिकॉर्ड होता है, उसमें जमीन का सीमांकन वगैरह सारा होता है, उसे हम नक्शा कहते हैं। और ये नक्शा पटवारी जनरली बनाते हैं, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब चूंकि बदलते समय के अनुसार अब प्लानिंग ये है कि भूमि के रिकॉर्ड सारे के सारे डिजिटल किए जाए। इस हेतु ड्रोन से पहले नगर जितने भी है, नगरों के नक्शे, भूमि के नक्शे ड्रोन से बनाए जाए ताकि भूमि संबंधी विवाद खत्म हो सके। अभी भूमि संबंधी विवाद सबसे अधिक होते हैं। तो इसमें क्या किया गया है, इसमें डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन कार्यक्रम चलाया गया है, जिसमें 18 फरवरी का ये योजना है। इसके तहत 10 नगरीय निकायों का सबसे पहले चयन किया गया है। और एक मिनट, हाँ, 10 नगरीय निकायों का सबसे पहले चयन किया गया, और जिसमें से ये नगरीय निकाय हैं भिवाड़ी, किशनगढ़, ब्यावर, सवाईमाधोपुर, जैसलमेर, पुष्कर, बगरू, बहरोड, नवलगढ़, नाथद्वारा। इसके तहत होगा क्या, संपूर्ण भूमि क्षेत्र का ड्रोन से सर्वेक्षण करके डिजिटल मैपिंग करवा के और इसका एक प्रकार से अभिलेख तैयार किया जाएगा, ठीक है। और इसमें शहर की जितनी भी संपत्तियां, उनका सटीक सीमांकन संभव हो सकेगा, फिर उनकी रजिस्ट्री भी आराम से बन सकेगी। लैंड रिकॉर्ड बन जाते हैं तो क्या है कि बहुत आसान चीजें हो जाती है। तो ये जो 4 अंडरलाइन की वो लिखना, ये नक्शा प्रोजेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय स्तरीय स्काउट गाइड जम्बूरी, ठीक है, ये हुई तमिलनाडु के अंदर तिरुचिरापल्ली में। कहाँ पे भी है, तिरुचिरापल्ली में भी है। और यहाँ पर आपके जितने भी गेम्स हुए, टोटल आपके जो गेम्स हुए 22 गेम्स, उनमें से 21 में राजस्थान का दल है वो फर्स्ट आया है। राजस्थान को इसमें पहला नंबर मिला था। ये 75वें वर्ष की पूरे होने के अवसर पर 28 जनवरी से 3 फरवरी के बीच में हुआ था। पिछला ये पाली में हुआ था, इस बार ये कहाँ पे हुआ है, तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मिशन उत्कर्ष कृत्रिम गर्भाधान को बढ़ावा देने के लिए जैसलमेर में इसको शुरू किया गया है। तो इसको आप देख लेना, इतना सा ध्यान रखना, बाकी कुछ भी नहीं है। कई सारी प्रजातियां ऐसी हैं जो बर्बाद हो गई है, कई सारी प्रजातियां ऐसी जो विलुप्त हो गई है, उनको वापस ठीक करना बहुत ज़रूरी है। और इस हेतु ये मिशन उत्कर्ष को आपके शुरू किया गया और 484 करोड़ रुपए का फंड जो है उस हेतु अलोकेट किया गया, ठीक है। तो ये विशेष भौगोलिक परिस्थितियां वगैरह, विस्तृत भौगोलिक परिस्थितियां वगैरह के कारण है वो भारत सरकार का ये मिशन है। राजस्थान यूनिवर्सिटी लॉज बिल, राजस्थान यूनिवर्सिटी लॉज बिल में क्या किया गया है मैं सीधा बता देता हूँ। जो चांसलर और वाइस चांसलर है उनका नाम बदल के, कुलपति का नाम बदल के कुलगुरु कर दिया है। ये बात अभी थोड़े दिन पहले, 1-2 दिन पहले आपके विधानसभा में भी गूंजी थी कि कुलगुरु और कुलपति का नाम कुलगुरु करने से राजस्थान के विश्वविद्यालयों की स्थिति सुधरेगी नहीं। उसके अंदर आपको मूलभूत चेंजेस करने पड़ेंगे, उसमें ग्राउंड लेवल पे जाके काम करना पड़ेगा, नाम बदलने से कुछ नहीं होने वाला। तो राजस्थान के अंदर 33 राजकीय विश्वविद्यालय हैं, उनमें आपके ये सारे नाम बदले गए हैं। कुलपति को कुलगुरु कहा है और प्रति कुलपति को प्रति कुलगुरु कहा। इंग्लिश में चांसलर और वाइस चांसलर ही रहेंगे, मगर सॉरी वाइस चांसलर और प्रो वाइस चांसलर रहेंगे, लेकिन हिंदी में ये नाम बदल दिए गए हैं। और चूंकि विधानसभा में ये गूंजा है मुद्दा, तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखना। ये परसों की बात है। किसान रजिस्ट्री प्रोजेक्ट पूरे राजस्थान में लागू, ये कहीं न कहीं वही डिजिटल वाला मैटर आ जाता है। इसमें ये 3 दिन का अभी एक आपके होने वाला है कार्यक्रम। हर ग्राम स्तर पर 3 दिन कैंप लगेगा और उस कैंप में क्या होगा, ये रजिस्ट्री प्रोजेक्ट है जो 4 फरवरी को संपूर्ण राजस्थान में लागू हुआ। इसके तहत 5 फरवरी से लेकर 31 मार्च 2025 तक प्रत्येक ग्राम स्तर पर 3 दिवसीय शिविर का आयोजन किया जाएगा और यहाँ पर किसानों को एक फार्मर आईडी बनाई जाएगी जो कि 11 अंकों की होगी। और इस यूनिक आईडी के जरिए किसान का पूरा कितना खेत है, पूरा डिजिटल रिकॉर्ड है वो किसान का रहेगा। पता चल जाएगा इसमें किसान में उसके पास
पूरे के जो खेत है उसके कृषक का विवरण पता चल जाएगा, साथ में उसके पास में कितनी भूमि है उसका पता चल जाएगा, प्रत्येक कृषि भूखंड का जीपीएस निर्देशांक हो जाएगा, कितनी फसलें बोई है उसका पता चल जाएगा। ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो कर ली जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पहल है, भारत सरकार की पहल है और एग्री स्टेक परियोजना का इसका नाम दिया गया है। अभी आपको पता होगा कुछ दिन पहले एक खबर आई थी कि पंजाब में किसान घटे, हर राज्य के अंदर किसान घट गए। कैसे घट गए? पहले किसान क्या करता था, 4 जगह खेत है, अलग अलग जगह पे वो किसान लोन उठा लेता था, गलत फायदा ले रहा था। अभी क्या हुआ, इस योजना से सारा एक आईडी बन गई, उस आईडी में सारे खेतों का विवरण आ गया। तो अब एक किसान एक ही फायदा ले सकता है, अलग अलग जगहों पे नहीं ले पाएगा। ये पूरा का पूरा यूनिफाइड कर दिया गया, जिससे क्या होगा कि गलत फायदा है वो नहीं ले पाएंगे किसान वगैरह, और किसान भी इसमें एक प्रकार से फायदे में रहेंगे, सारे किसान फायदे में रहेंगे। और ये राजस्थान में 4 फरवरी को लागू किया। इसकी एक और खबर बनी थी, ये मेन पृष्ठ पे आई थी कि 5 फरवरी से 31 मार्च 2025 तक 31 मार्च 2025 तक ये चला है और चलेगा, और हर गांव स्तर पर कैंप लगेगा। ठीक है, किसान अपनी रजिस्टर कार्ड बनवाए, योजनाओं का लाभ पाए। अभी किसान ये कार्ड बना देगा, उसके बाद में सारे किसान का रिकॉर्ड तैयार हो जाएगा। उसके बाद में बीपीएल की लिस्टें भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि सारे किसानों का रिकॉर्ड बन जाएगा। ठीक, आगे क्या होगा, ये 5 फरवरी से लेकर 31 मार्च तक शिविर होंगे, और शिविर 9:30 से 5:30 तक चलते रहेंगे, सुबह शाम 3 दिन चलेंगे। और ये किसान की रजिस्ट्री में भू अभिलेख स्वतः अपडेट हो सकेगा बाद में। तो ये बहुत शानदार काम चल रहा है, और इसमें रजिस्ट्री शिविर में किसान अपना आधार कार्ड ले आएगा, आधार कार्ड से सारा लिंक हो जाएगा, कहीं घोटाला गड़बड़ी होने की चांसेस ही नहीं रहेंगी। इससे किसान बहुत डरा हुआ है, और किसान तो डरा हुआ है ही है, साथ में नौकरशाही भी डरी हुई है, क्योंकि उनको भी फायदे मिलते थे। अब ये होने के बाद में कईयों के हित मारे जाएंगे, मतलब गलत हित मारे जाएंगे। आगे देखिए, पीपीआर ये बीमारी है जिसे पेस्टिडेस पेटिट्स रूमिनेट कहा गया है। ये भेड़ और बकरी जो है उनमें प्लेग के रूप में काम कर रहा है। ठीक है, इस वायरस जनित रोग से घरेलू और जंगली छोटे जुगाली करने वाले जानवर प्रभावित होते हैं, और राजस्थान पहला पीपीआर टीकाकरण में पहला स्थान रख रहा है, जहां पर आपके तकरीबन यूं कहिए कि 78% पशुओं को टीकाकरण है वो कर दिया गया है। ठीक है, तो ये प्रश्न कैसे आता है कि पीपीआर का संबंध किससे है, तब आप कहोगे कि पीपीआर आपके क्या है, सिंपल सा पॉइंट है कि पीपीआर एक बीमारी है जो भेड़ों और बकरियों में फैली संक्रामक बीमारी है। ये अमृता हाट सीकर में आयोजित की गई, शेखावटी क्षेत्र में अमृता हाट और शेखावटी उद्योग मेलों का आयोजन किया गया। कहाँ पे? सीकर में किया गया। मेले का उद्घाटन पीडब्ल्यूडी मंत्री जो है मंजू बागबार द्वारा किया गया। ये उद्घाटन याद रखने की जरूरत नहीं है, हाँ इतना ध्यान रखना, जिला उद्योग केंद्र और महिला अधिकारिता विभाग के सौजन्य से किया गया था। ठीक है, और पहले जेकेके की तर्ज पर ये किया गया। पहले जेकेके में ऐसा होता था, 7 दिन तक ये मेला चला है यहाँ पे। ठीक है, मेलों में होता क्या है, बेसिकली जो हस्त निर्मित उत्पाद वगैरह होते हैं उनको यहाँ पे प्रमोट किया जाता है। ठीक है, तो अमृता हाट का संबंध किससे है? सीकर जिले से है। श्री किसान अन्न किसान मेला ये बाड़मेर के अंदर हुआ, गुड़ामालानी में। ठीक है, बाड़मेर जिले में कहाँ हुआ? गुड़ामालानी में हुआ है, और 16 फरवरी 2025 को इसका आयोजन किया गया। इसका जो आपके आयोजन है ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च, मिलेट का मतलब होता है मोटे अनाज, संस्थान के द्वारा, जो कि हैदराबाद में है, इसके सहयोग से इसको आयोजित किया गया था। ठीक है, गुड़ामालानी स्थित क्षेत्रीय बाजरा अनुसंधान संस्थान की स्थापना के 1 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर ये किया गया। और आपको पता है जगदीश धनखड़ ने इसमें यहाँ पे सहभागिता करी थी, और श्री अन्न वर्ष के रूप में भी हम इसको 2023 को मना रहे हैं। तो ये खबर आपके थोड़ी ठीक लगी मुझे। वासुदेव देवनानी ने निम्न नामों को परिवर्तन कर दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हम फाय सागर कहते थे, विलियम फाय ने बनाया था, उसका नाम अब क्या कर दिया गया है? वरुण सागर कर दिया गया है। फाय सागर झील गुलामी का 132 वर्ष पुराना प्रतीक था, जिसका निर्माण इंजीनियर फॉय ने जल आपूर्ति के लिए अकाल राहत कार्य के तहत करवाया था। किंग एडवर्ड मेमोरियल जो है अजमेर के अंदर, उसका नाम महर्षि दयानंद
विश्रांति गृह कर दिया गया है और खादिम होटल जो थी उसे अजय मेरू होटल नाम दे दिया गया है। ये 3 नाम चेंज किए हैं। और किंग एडवर्ड मेमोरियल में इस प्रकार किंग एडवर्ड मेमोरियल भी 113 वर्ष पुराना प्रतीक है। ठीक है, तो ये नाम चेंज किए, थोड़ा सा इसको आप लिख लेना, काफी बढ़िया प्रश्न बन सकता है इसका। बालिका सैनिक स्कूल खोली गई है कोटा जिले के अंदर उड़वा गांव में, तो उसमें कोई अलग से कोई बात नहीं, पिछली क्लास में भी मैंने इसके बारे में बात करी थी। गिव अप अभियान, गिव अप का मतलब था छोड़ना, और इसमें क्या है कि कई ऐसे लोग भी हैं जो खाद्य सुरक्षा योजना में भागीदार है, जिनकी इनकम अच्छी है, 1 लाख से अधिक है, कोई इनकम टैक्स भी दे रहे हैं, कोई सरकारी कर्मचारी बन गए हैं, कोई अच्छा कमा रहे हैं, उसके बावजूद भी सरकार की जो गरीबों की खाद्य सुरक्षा योजना उसमें फायदा ले रहे हैं। तो सरकार ने टाइम दिया है कि आप जो है एक निश्चित टाइम पीरियड में अपने आप ही ये योजना को गिव अप कर दो, नहीं तो फिर हम आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे। अभी स्थिति क्या है कि जिन लोगों को फायदा मिलना चाहिए, कई बार वो लोग फायदे से वंचित हैं, और ऐसे लोगों को फायदा मिल रहा है जो सच में फायदे के योग्य नहीं है। आप गांव में देखो जाके हर व्यक्ति को बीपीएल बना दिया गया, और ऐसे अच्छे अच्छे लोगों को बीपीएल बनाया जिसकी इनकम बड़ी अच्छी है, और कई ऐसे लोग वंचित है सारी योजनाओं से जो वाकई में डिजर्व करते हैं। करप्शन रूट लेवल तक है। तो ये योजना काफी अच्छी है, और लिखा है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाले अपात्र व्यक्तियों को एक प्रकार से कहा गया है, ये 3 दिसंबर 2024 से चलाया जा रहा है, ये 24 है। और इस अभियान के तहत अपात्र व्यक्ति अपना नाम खाद्य सुरक्षा योजना से हटवाने हेतु आवेदन करेगा, और 28 फरवरी तक अगर वो ये ऐसा नहीं करता है, कब 28 फरवरी तक अपना नाम नहीं हटाता है, तो उसके ऊपर है वो कार्रवाई की जाएगी। इसमें कौन कौन लिए गए हैं, देखो ये इसकी न्यूज आई थी। गिव अप अभियान, जिन राजकीय परिवारों में आपके राजकीय सेवक है, कोई आयकरदाता है, या 1 लाख रुपए से अधिक वार्षिक आय रखता है, या पास में गाड़ी है, 4 व्हीलर है, तो वो एनएफएसए के लिए अपात्र है। उनकी सूची से स्वतः नाम अपना हटा दीजिए। आप एक प्रकार से अधिकारी से संपर्क करके हटा दीजिए। 28 फरवरी तक ऐसा नहीं करते हैं तो आपको है वो कार्रवाई झेलनी पड़ेगी। ठीक है, नाम जुड़वाने का भी एप्लीकेशन पे है। ये सारा का सारा बढ़िया शानदार योजना है, और यही बात मैंने यहाँ पे लिखी है, अलग से कुछ नहीं। अलवर के अंदर टाइगर मैराथन हुई है। ठीक है, अलवर जिले में टाइगर मैराथन हुई है 9 फरवरी 2025 को। नाम भले टाइगर मैराथन है, टाइगर नहीं दौड़े हैं उसमें, बस टाइगर का संरक्षण के लिए है। फिट इंडिया हिट इंडिया की तर्ज पर किया गया। इसमें एक 21 किलोमीटर की हाफ मैराथन है, और एक 10 किलोमीटर की मैराथन है, और एक 5 किलोमीटर की मैराथन है, पैरा मैराथन है। ठीक है, एक 2 किलोमीटर की भी मैराथन है। सांस अभियान, सांस लेने में दिक्कत होती निमोनिया में, तो निमोनिया से बचने के लिए सांस अभियान चलाया गया, और जयपुर के अंदर ये किया गया था। 28 फरवरी 2025 तक ये अभियान चलाया जाएगा, और इस अभियान का संचालन चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग द्वारा 5 वर्ष तक के समस्त बच्चों के लिए किया जा रहा है। तो सांस अभियान का संबंध निमोनिया से है, जिसका 5 वर्ष से छोटे बच्चे जो है उनके लिए ये किया जा रहा है। सूर्य नमस्कार में अभी रिकॉर्ड बनाया था। पहले रिकॉर्ड 1.33 करोड़ लोगों ने एक साथ किया था। आपको पता होगा शिक्षा विभाग को लेके अभी सूर्य नमस्कार करवाए थे। किस तारीख को करवाए थे? 3 फरवरी 2025 को राज्य के सभी राजकीय और निजी विद्यालयों में एक साथ सूर्य नमस्कार करवाया था, जिसमें 1.53 करोड़ लोगों ने भाग लिया, और ये अपने आप में एक बड़ा विश्व रिकॉर्ड बना। इससे पहले विश्व रिकॉर्ड 1.33 करोड़ लोगों का था। अब ये रिकॉर्ड वर्ल्ड जो रिकॉर्ड हो गया है, ये कितना हो गया है? 1.53 करोड़ का। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना। और इसी तरह से पौधे भी लगाए थे भजनलाल सरकार ने। शिवरात्रि पशु मेला करौली में आयोजित हुआ, और ये प्रतिवर्ष होता है। ठीक है, पशुपालन विभाग का मेला है, जिसमें 3 वर्ष से कम आयु के गोवंश को राज्य से बाहर ले जाने की अनुमति नहीं दी जाती इस मेले में। ये 1964 से आयोजित हो रहा है। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा आप ध्यान रखना और लिख लेना, शॉर्ट में नोट्स कर लेना। आज मैंने एक भी ऐसी खबर नहीं ली जिसको डिलीट कर सको आप। आज इसमें सारी महत्वपूर्ण खबरें हैं। पिछली बार कुछ ऐसी खबरें मिली थी जो काम की नहीं, जब आपने कहा सर इसमें वही खबरें रखो जो वाकई में काम किए, तो मैंने आपके सजेशन को एक्सेप्ट कर लिया था। आज भी कोई सजेशन हो तो आप दे सकते हैं नीचे। हम अगली क्लास जो होगी 30 मार्च को,
उसमें अपन थोड़ा और अपडेट कर सकते हैं। ये है सचेत ऐप। जैसे भूकंप की स्थिति हो, टिड्डी का अटैक हो, चक्रवात जैसी स्थिति हो, तो ऐसी स्थिति में यह एप्लीकेशन आपकी सूचना दे देगा, अलर्ट कर देगा। तो ये सचेत ऐप के जो कि राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण का बनाया हुआ है, जो कि अलर्ट करेगा, है ना। ये अलर्ट, अवेयरनेस और एक्शन पर आधारित है। तो ये सचेत आपातकालीन सूचना देगा, जिसमें हीट वेव है, भूकंप है, चक्रवात है, ऐसी स्थितियों में सूचना देगा। तो क्या है कि थोड़ी जानकारी अगर जल्दी पहुंचती है तो जान माल की हानि थोड़ी कम होती है। तो ये ऐसा ऐप है। इसकी पूरी खबर बनी थी सचेत ऐप की, तो इसमें वापस वही बातें हैं जो मैंने पीछे स्लाइड में लिखी। ठीक है। वाटरशेड यात्रा का राज्य में शुभारंभ, ये थोड़ी न्यूज है वो वापस रिपीट हो गई है, वही 12 वाली सेम न्यूज है ये। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। जनरली क्या होता है कि किसान लोग जो है वो आपके जब बीमा करवाते हैं फसल बीमा योजना में, तो उनको डॉक्यूमेंट जो है वो आपके बाई हैंड ना देके सॉफ्ट कॉपी देते हैं, और फिर वो गुम जाती तो उनको फायदा नहीं मिलता फसल खराब होने की स्थिति में। तो इसमें इन्होंने क्या किया है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत जो पॉलिसी करवाएंगे, किसान अपना बीमा करवाएगा, उसको उसी समय उसके हाथ में दे दिया जाएगा। और इस हेतु ये 3 फरवरी 2025 को राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया था। तो कृषकों को समय पर हार्ड कॉपी नहीं मिलने से जो खराबा होता है उसका पता नहीं चलता, तो इसलिए इन्होंने ये सारी चीजें की है। कृषकों को खरीफ फसलों के लिए 2%, रबी के लिए 1.5% और वाणिज्य और बागवानी के लिए 5% प्रीमियम देना पड़ता है। मतलब आप जितना भरोगे उसका, जैसे 2% भरोगे तो बाकी का 98% गवर्नमेंट है वो आपको, अगर फसल खराब होती है तो उस हिसाब से वैल्यू करके आपको दे देती है। ठीक है। ये वापस वही बात है, किसानों के फोटो है जिसमें किसानों को ये बीमा योजना के जो डॉक्यूमेंट्स थे पॉलिसी के, वो बाई हैंड दिए गए। नेवा सेवा केंद्र, नेवा के बारे में मैंने पिछली बार ही बताया था आपको कि राजस्थान की असेंबली के अंदर नेवा ऐप बनाया गया, नेशनल ई विधानसभा एप्लीकेशन। इसका पूरा नाम क्या है, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, जो विधानसभा को पेपरलेस बना रही है। बस इस लाइन को लिखना है और कुछ भी नहीं है। और विधानसभा राजस्थान में इसको शुरू किया 3 फरवरी 2025 को। ठीक है। इसमें क्या होगा, नेवा मॉड्यूल्स प्रशिक्षण वगैरह दिया गया और लर्निंग वगैरह। केंद्र सरकार विधानसभा को डिजिटल कर दिया, केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की विधानसभाओं को डिजिटल कर दिया गया है, और राजस्थान की विधानसभा भी डिजिटल हो गई है। और इसका जो खर्चा है ये केंद्र और राज्य 60:40 से कर रहा है। तो नेवा ऐप में विधानसभा को पेपरलेस किया गया, सारा काम लैपटॉप से होगा, टैब से होगा, और सारा काम सॉफ्ट कॉपी से होगा, हार्ड कॉपी पेपर प्रिंट करने नहीं पड़ेंगे। तो ये बहुत बढ़िया सा व्यवस्था है, केंद्र सरकार की योजना है। हालांकि अब ये संयुक्त परियोजना जिसमें 60% फंडिंग केंद्र करेगा और 40% फंडिंग है वो स्टेट की रहेगी। और इस एप्लीकेशन के लिए ये सेवा केंद्र बनाया है। इसकी बात हमने पिछली क्लास में भी की थी, 16 मार्च वाली क्लास में। राजस्थान विज्ञान महोत्सव जयपुर में आयोजित किया गया 27 से 28 फरवरी को, क्योंकि 28 फरवरी आपको पता है कि विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और राजस्थान का इस बार का विज्ञान दिवस था वो कहाँ पे मनाया गया, जयपुर के अंदर मनाया गया, जिसमें शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने भाग लिया, और बाकी चीजें तो आपको पता ही है। और इसमें सुशीला गोस्वामी को भारत श्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। राजीव ठाकुर 1995 बैच के IAS हैं, और इनको नीति आयोग का क्या बनाया है, सलाहकार बनाया है। ठीक है। इस पद को अस्थायी रूप से एडिशनल सेक्रेटरी के तौर पे अपग्रेड भी कर दिया गया है। मनीष शर्मा राजस्थान हाईकोर्ट के जज बन गए हैं, और ये 17 फरवरी 2025 को जज बने हैं, एडवोकेट कोटे से बने हैं। और न्यायाधीश की शपथ के बाद अब राजस्थान के अंदर जजों की संख्या हाईकोर्ट में 34 हो गई है। तो ये एक न्यायाधीश है आपके मनीष शर्मा। पुलिस कैडेट योजना स्कूल्स में चलाई जा रही है। 548 विद्यालयों के विद्यार्थियों को पुलिस कैडेट के रूप में प्रशिक्षण दिया जाएगा। महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज राज्य का पहला कॉलेज होगा जिसको कैंसर का टीका बनाने की अनुमति दी है। ठीक है। 42वीं सारस गणना,
सारस को काउंटिंग के लिए 1983 से गणना कंटिन्यू होती आ रही है। ये गणना बेसिकली भरतपुर जिले के अंदर केवलादेव और उसके आसपास की जाती है। 42वीं सारस गणना जो हुई, इस गणना में हमने ये पाया कि टोटल 79 सारस पक्षी हमें मिले। कितने? 79 मिले, जिसमें केवलादेव में कितने मिले हैं? 14 मिले हैं, और 65 बार आसपास के इलाकों में प्राप्त हुए। 2024 में इनकी गणना में हमें 143 सारस मिले थे, और इस बार 79 मिले, सारस की संख्या कम हुई है। और 1983 में गणना हुई थी जब 258 सारस मिले थे। मतलब सारस गणना में सारस कंटिन्यू कम होते जा रहे हैं। ठीक है, यह सर्वेक्षण जो है वो केवलादेव नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के द्वारा किया जाता है। रामदेव पशु मेला नागौर में होता है, बाबा रामदेव पशु मेला, ये इस समय हुआ था, बाकी ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। राजस्व कर बोर्ड का विलय राजस्व मंडल में कर दिया। राजस्व मंडल आपको पता है कि 1949 में स्थापित हुआ था, और रेवेन्यू टैक्स बोर्ड है वो आपके 2017 में इसका काम जीएसटी के बाद में लगभग खत्म सा हो गया था। अब इसको रेवेन्यू बोर्ड में शामिल कर लिया गया है। ऐप गुरु इमरान खान, ये आपके काफ़ी हाईटेक है, अलवर के रहने वाले हैं, और इन्होंने वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट दुबई में ग्लोबल टीचर प्राइज के टॉप 10 फाइनलिस्ट के रूप में भाग लिया अभी, और अंतिम पुरस्कार तो नहीं जीत पाए, किंतु इन्होंने टॉप 10 में एकमात्र भारतीय शिक्षक होने का गौरव है वो प्राप्त किया। इमरान खान काफ़ी बढ़िया व्यक्तित्व है, और इन्होंने कई एप्लीकेशन बनाए हैं, और 2014-15 से मैं उनको देख रहा हूँ काफ़ी एक्टिव रहते हैं। हनुमानगढ़ के अंदर 8 से 10 मार्च तक कृषि महोत्सव का आयोजन होगा। तो ये ऐसे कैसे लिखोगे आप? इसको लिखोगे कृषि महोत्सव कहाँ होगा? हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़, ठीक है। इस तरह से आप इसको शॉर्ट में लिख लो, और न्यूज़ इसको पढ़ोगे तो उसमें आपको कोई और बात मिलती है तो ऐड कर लेना। ये न्यूज़ सूजस की है। गो अभ्यारण्य स्थापना को लेकर सरकार कर रही जानकारी एकत्र। इसमें क्या क्या लिखना है, जैसे देखो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें मध्य प्रदेश और उड़ीसा की तर्ज पर स्थापित करना है, और मैं आपको बता दूं पहले बीकानेर के अंदर नापासर में स्थापित करने की ऑलरेडी घोषणा है वो सरकार ने कर ली थी, और उसके बाद में सरकार ने 5 करोड़ रुपए की घोषणा की थी, और अभी चेक किया जा रहा है कि किस स्थान पर गो अभ्यारण्य बनाया जाए ताकि गायों का संरक्षण है वो किया जा सके। तो ये देख लेना एक बार, इस न्यूज़ को देख लेना। युवाओं को विज्ञान और प्रौद्योगिकी में नवीन प्रयोगों के लिए प्रेरित करें। वो सेम बात वापस आ गई। ये न्यूज़ है वही कि जो आपके विज्ञान दिवस था 28 फरवरी का, उसका आयोजन कहाँ पे किया गया? उसका आयोजन किया गया जयपुर के अंदर। ये खबर इतनी सी याद रखनी है आपको। ये पशुओं के रोगों को प्रतिरोधक टीका की एक न्यूज़ आई थी। इसमें आपको याद क्या करना है कि खुरपका मुंह पका रोग किसको होता है, ब्रुसेलोसिस रोग किसको होता है, और पीपीआर भेड़ बकरियों को होता है। इन 3 रोगों के नाम याद रखना जिसके लिए गवर्नमेंट ने टीके लगाए, इसलिए न्यूज़ पढ़ लेना। राजस्थान में 7 करोड़ 22 लाख पौधे लगाए। मैंने कहा मुख्यमंत्री वृक्षारोपण अभियान चला था, जिसके तहत विद्यालयों से लेके सभी को मिला के गवर्नमेंट ने 7 करोड़ पौधे लगाने का प्लान बनाया था। फिर उसको जियो टैग भी करवाया, पानी भी पिला रहे हैं उनको। तो सरकार ने ये 7 करोड़ के बदले 7.22 करोड़ पौधे एक साथ एक प्रकार से लगा के और विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया। फिट इंडिया की तर्ज पर फिट राजस्थान की अभियान शुरू किया गया। कौन सा अभियान? फिट राजस्थान। तो ये फिट राजस्थान का थोड़ा देख लेना आप, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, और ठीक है, मुझे थोड़ा वो ठीक लगा तो मैंने ये न्यूज़ ले ली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। निःशुल्क एवं जांच दवा के लिए देखो इन्होंने माँ बाउचर योजना शुरू की है, MAA। MAA का मतलब क्या है? मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। आरोग्य, तो ये MAA हो गया, MAA माँ बाउचर योजना। ठीक है, तो ये किसका भाग है?
मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना का ही भाग है। और मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना के बारे में मैंने आपको पहले ही कहा कि जो पहले चिरंजीवी योजना चलती थी उसी का ये बदला हुआ नाम है। इसमें क्या क्या है, इसमें 3500 करोड़ रुपए का फंड बनाया है। कितना? 3500 करोड़ रुपए का फंड बनाया है, जिसमें आपके 70 वर्ष से अधिक की आयु के जो लोग हैं उनकी निःशुल्क जांचें होगी। ठीक है, 70 वर्ष से अधिक की आयु के जो लोग हैं उनकी निःशुल्क जांचें होगी। ये सारी बात यहाँ पे लिखी हुई है, आप इसको एक बार और देख लेना। तो ये माँ वाउचर कोष योजना है, इसके बारे में ये कुछ और प्रावधान है। और मेन 2 बातें हैं इसमें कि 3500 करोड़ का फंड है और 70 वर्ष से अधिक और जो जरूरतमंद लोग हैं जैसे ट्रक है, बस ड्राइवर है, दर्जी, बढ़ई, नाई, कारीगर, इनकी आंखों की जांचें वगैरह ये सब निःशुल्क होगी। ठीक है, और टारगेट ये है कि 35 लाख के आसपास तक के लोगों को हम है वो फायदा पहुंचाएंगे। अब विवाह सहायता राशि जो पहले 50,000 थी उसको बढ़ा के अब कितनी कर दी है, आपके 75,000 कर दी है। ठीक है, ये लाइन आपको लिख लेनी है। इसमें होता क्या है कि जिनकी भी 2 पुत्रियां हैं, कितनी? 2 पुत्रियां हैं, उनके विवाह पर आपके 75,000 रुपए पर पुत्री की विवाह पर पुत्री विवाह पर दिया जाएगा। पहले ये 50,000 राशि थी। इस योजना का नाम क्या है? महात्मा ज्योतिबा फूले मंडी श्रमिक कल्याण योजना। इसको आप ध्यान रखना, ये काफी महत्वपूर्ण योजना है। और इसमें आपको 2 बातें याद रखनी है कि इस योजना में 75,000 रुपए की आपकी सहायता दी जाएगी, पर पुत्री 2 पुत्रियों के विवाह तक फायदा मिलेगा। पर्यटन विकास के कार्यों के लिए 975 करोड़ रुपए की सरकार ने घोषणा की है। तो इसमें हालांकि थोड़ा देख लेना, आप खुद इस पूरी न्यूज़ को पढ़ लेना। हालांकि है कुछ नहीं इसमें इतना विशेष, लेकिन कुछ बातें ऐसी है जैसे ये संगम वगैरह है, इसमें ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ। ये बात जिसमें क्या किया गया है, जिसमें आपके एक जनजाति पर्यटन सर्किट बनाया है 100 करोड़ रुपए खर्च करके। इस पर्यटन सर्किट में त्रिपुरा सुंदरी, मानगढ़ धाम, बेणेश्वर धाम और आपके सीता माता अभ्यारण्य और ऋषभदेव, गौतमेश्वर, मातृकुंडिया को सम्मिलित किया गया है। अभी नहीं दिखेगा ये, लेकिन आप पीपीटी को जूम करोगे तब आपको आराम से दिख जाएगा। पीपीटी में नॉर्मली दिख जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पूरी न्यूज में यही बात मुझे आपको दिखानी थी, इस वजह से मैं इसको लेके आया था। ठीक है, और भी खबरें पढ़ लेना, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसमें। 20 लाख महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य। कैसे बनाएंगे? रोजगार देंगे, कौशल युक्त करेंगे, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाएंगे, ऐसे करके उसकी इनकम लाख रुपए करेंगे वार्षिक, तो वो लखपति बन जाएगी। तो पहले जो ये टारगेट था 20 लाख की जगह पे, पहले यह टारगेट कम था, अब इसको बढ़ा के कितना कर दिया है? 20 लाख कर दिया है। ठीक है, एक तो ये याद रखना है, एक आपको ये पूरा पॉइंट याद रखना है, मुख्यमंत्री आहार योजना। ठीक है, ये है मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना, इसका नोट बना देना आप, अमृत आहार योजना। ठीक है, देखो मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना की अगर अपन बात करें तो आंगनवाड़ी पर आने वाले जो 3 से लेकर और 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको 5 दिवस दूध उपलब्ध करवाया जाएगा। कितने? 5 दिवस दूध उपलब्ध करवाया जाएगा। ठीक है, साथ में अल्प आय वर्ग है, बुजुर्ग व्यक्ति, विधवा है, एकल नारी है, इनकी पेंशन के रूप में आगामी वर्ष से 1250 रुपए है वो दिए जाएंगे। तो इसमें पेंशन का प्रावधान भी है 1250 रुपए का, और आपके ये 3 से 6 वर्ष के बच्चों को 5 दिवस है वो दूध भी दिया जाएगा। तो ये आपको बढ़िया तरीके से लिख के याद कर लेना है इस न्यूज़ को। ये घोषणा भी आपके जो महिला सम्मेलन हुआ था उदयपुर में, उसमें इस घोषणा को कहा गया था इसके बारे में। ठीक है, इसके साथ साथ इसमें आपको एक खबर और ध्यान रखनी है, ये दादू दयाल घुमंतु सशक्तिकरण योजना। ठीक है, ये भी आपको याद रखनी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या है, जो अर्ध घुमंतु समुदाय है, घुमंतु है, विमुक्त समुदाय है, उनके विकास के लिए 60 करोड़ रुपए की ये योजना है वो जारी की गई है। इसको आप विशेष तौर पे ध्यान रखना। तो इस पूरी जो न्यूज़ है
पेपर कटेंगे। इसमें मुझे ये 2 बातें बड़ी महत्वपूर्ण लगी थी, तो मैं ये लेके आया था। तो ये 2 के तो नोट बना देना और बाकी पढ़ पूरी न्यूज़ लेना। उसमें क्या है, कोई और बात अगर आपको ठीक लगती है तो ऐड कर देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अन्नदाता की उन्नति और खुशहाली राज्य सरकार का एकमात्र ध्येय है। ये क्या है? ये कुछ भी नहीं है। ये जो मुख्यमंत्री किसान निधि योजना थी, किसान सम्मान निधि योजना, उसमें पहले 8,000 रुपये मिलते थे, अब इसको बढ़ा के कितने कर दिए हैं? 9,000 कर दिए हैं। ठीक है, और अन्न उत्पादन में ये प्रथम है, इसके ज़्यादा कुछ भी नहीं है इसमें, बस इतना सा ध्यान रखना है इसका। ठीक है, तो किसान सम्मान निधि का आगे पॉइंट और आएगा। ये न्यूज़ भी इसी से संबंधित है, इसमें यही बात लिखी हुई है कि किसानों को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से इन्होंने क्या किया है? ये कार्य किया है। ठीक है, इसको आप बढ़िया से नोट बना लेना इसका। ठीक है, और इसके अलावा इसमें कुछ है नहीं, बस एक यही न्यूज़ इसमें महत्वपूर्ण थी। ये जितने भी नए जिले बने हैं और पुराने जिले हैं, इनके विकास के लिए एक केंद्रीय सांसद और एक प्रभारी मंत्री बनाया है कि आप अपने इनपुट दीजिए, अपने जिलों के बारे में बताइए कि जिलों का विकास कैसे किया जाए। बीजेपी की योजना है, तो वो चाहते हैं कि आगे में चुनाव में हमारे को फिर दिक्कतों का सामना न करना पड़े। तो देखो, वापस वो खबर वापस वही आई है कि अब 20 लाख दीदी लखपति बनेगी, जो पहले कितनी थी? 15 लाख थी। और इसके अलावा अगर देखें तो इसमें ये तो कुछ है नहीं। और इसमें एक चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये है कि जयपुर के अंदर योग महोत्सव का आयोजन किया गया, ये थोड़ा सा देख लेना आप। ठीक है, और राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन 24 फरवरी को आयोजित होगा दुर्गापुर जयपुर के अंदर। ये क्यों याद रखना है? क्योंकि इस समय किस्त का आवंटन है वो किया जाएगा। ये दूसरा बिंदु आप इसमें ध्यान रखना, और इसमें पूरे में कुछ है नहीं। उज्ज्वला योजना बहुत पुरानी योजना हो चुकी है, और फिर भी आप थोड़ा सा इसको देख लेना। ठीक है, जिसमें 2016 से चल रही है। एक गरीब जो महिलाएं थी उनको पारंपरिक चूल्हों से मुक्ति देके गैस वाले चूल्हों का एक प्रकार से फायदा देना है। ये आंकड़ा थोड़ा सा काम का, वैसे योजना तो नहीं है, ये आंकड़े बड़े काम के हैं। ये आंकड़े काम के हैं क्योंकि ये आपके सेकंड ग्रेड फर्स्ट पेपर में पूछे जा सकते हैं कि सरकार की राजस्व प्राप्तियां कितनी है, राजस्व व्यय कितना है, राजस्व घाटा कितना है। ये आंकड़ा कई बार परीक्षा में आता है, तो इस आंकड़े के लिए मैं इस न्यूज़ को है वो काट के लेके आया। तो ये महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये 150 यूनिट बिजली प्रति माह निःशुल्क, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो अब से आपके कितनी 150 यूनिट बिजली है वो किसानों को फ्री मिलेगी। दूसरा, विवेकानंद रोजगार सहायता में 500 करोड़ का प्रावधान किया गया है, ये पॉइंट भी बड़ा महत्वपूर्ण है। ठीक है, कोटा के अंदर और इसमें क्या महत्वपूर्ण है, कोटा में विश्वकर्मा स्किल इंस्टीट्यूट खुलेगा, इसका भी आपको ध्यान रखना है। और खेल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आपके ये पॉइंट भी आपको दिमाग में रखना है। ये 3 जो चीजें मैंने हाईलाइट करी है उसको आपको लिख लेना। बाकी माँ कोष के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। ठीक है, तो कोटा में विश्वकर्मा इंस्टीट्यूट याद रखना है, और 500 करोड़ का विवेकानंद सहायता कोष दिमाग में रखना है। 150 यूनिट बिजली फ्री, और ये पारंपरिक खेलों के विकास का काम है वो, इसका ध्यान रखना है। और इसके अलावा अगर आप ये पॉइंट भी ध्यान रखते हैं तो और अच्छा है कि जिसमें जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में वैदिक पर्यटन केंद्र स्थापित किए जाएंगे, ये बात भी महत्वपूर्ण है, तो इनको नोट कर लेना आप। ठीक है, और इसमें राज्यपाल, ये पॉइंट हमारे महत्वपूर्ण है, इस वजह से मैं लेके आया था इस खबर को, जिसमें राज्यपाल संरक्षण क्षमता महोत्सव, जैसे सक्षम महोत्सव कहा गया, तो उसका इन्होंने उद्घाटन किया है। सक्षम में पेट्रोलियम क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया है, और पेट्रोल, इथेनॉल, इन सब का इनके ऊपर है। ठीक है, तो ये सक्षम का थोड़ा सा आप शॉर्ट में लिख लेना। इसके बारे में मैंने थोड़ा सा और डिटेल से इसको आगे लिया है कि सक्षम जो है, सक्षम का मतलब क्या है? सक्षम का मतलब है संरक्षण क्षमता महोत्सव, और ये 2025 में उद्घाटन हुआ। इसमें है क्या? पेट्रोल डीजल में इथेनॉल ऑयल का उपयोग कर उत्सर्जन और तेल आयात कम किए जाने के प्रयासों की आवश्यकता जताई गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये टाइगर है, और मादा
बाघिन जिसका नाम है RBT 103, इसने 2 शावकों को जन्म दिया है। तो ये बात आपको क्यों याद रखनी है, क्योंकि कई बार पूछते हैं कि RBT 103 क्या है। कई बार टाइग्रेस का नाम पूछ लेते हैं, टाइगर का नाम पूछ लेते हैं, तो ऐसे ही सीधा प्रश्न आता है कि RBT 103 क्या है। तब आपको है वो पता होना चाहिए कि ये उस टाइग्रेस का नाम है और जिसने आपके रणथंभौर बाघ टाइगर रिजर्व ऐसे करके 103 नंबर की है ये, और यहाँ पर इसने 2 शावकों को जन्म दिया है। आमजन को पर्याप्त जलापूर्ति के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है और सैडल बांध का निरीक्षण किया। सैडल बांध कहाँ पे आया हुआ है? रणथंभौर रावतबाटा के अंदर आया हुआ है। तो ये पॉइंट हमारे लिए थोड़ा महत्वपूर्ण है, इस वजह से मैंने लिया। पूछ सकते हैं कि सैडल बांध कहाँ? रावतबाटा स्थित राणा प्रताप सागर में सैडल बांध आया हुआ है, इसको थोड़ा सा देख लेना आप। ये तो ठीक है। डिस्कॉम और टाटा पावर के बीच में आप इस योजना का ध्यान रखना, PM सूर्यघर निःशुल्क बिजली योजना, ठीक है। बस इतना ही था इसमें। और अगर कोई तथ्य इसमें आपको गलत लगता है तो आप इस नंबर पर एक बार इंफॉर्मेशन दे देना। तो कोई पॉइंट हुआ गलत तो अपन उसको अगली क्लास में ठीक कर देंगे। और ध्यान रहे अगली क्लास होगी आपके 30 मार्च को। कब होगी? 30 मार्च को होगी, जिसमें मार्च का पूरा करंट अफेयर लिया जाएगा। और उसके बाद अगली क्लास 7 अप्रैल को होगी, जिसमें पीछे के जितने भी खेल खिलाड़ी थे जनवरी फरवरी मार्च के, और जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स और कुछ बची हुई हैं वो सारी इसमें ली जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। हमारी तरफ से पूरा प्रयास किया गया है कि सारी चीज़ें बढ़िया से हो, और बड़ा भरोसा है मुझे कि आप इसी तरह से आगे भी समर्थन देते रहेंगे। और मैं कोशिश करूँगा कि इसको और बेहतर करूं। और भी कोई आपको सजेशन लगे, जैसे पिछली क्लास में दिए थे तो मैंने इस बार लागू किए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल देना, ताकि मैं उस अनुरूप 30 मार्च की क्लास को ले सकूं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छी रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।